नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से सभी का। मैं जितेंद्र स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जेके स्वामी पे स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिक प्रदेश के जो पार्ट थे उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। काफी दिन से डिले चल रहा था लेकिन अब आज कंटिन्यू हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग देख चुके थे हिमालय। हिमालय के बाद हमने जो नॉर्थ ग्रेट प्लेन है, उत्तर का विशाल मैदान, उसको हमने बहुत तरीके से कवर कर लिया था। उसके बाद आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े भौतिक प्रदेश के बारे में, जो बिगेस्ट फिजिकल रीजन है उसके बारे में। और वो है अपना, आप समझ गए होंगे बताते ही कि ये हमारा द पेनिनसुलर प्लेटो होगा। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी जुटाएंगे कि यहाँ क्या क्या है, जीके के कौन कौन से यहाँ से फैक्ट बनते हैं हमारे लिए, क्या क्या बातें हैं जो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्रायद्वीप किसको बोलते हैं वो बता दिया था कि जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। एक तरफ से पानी ने उसको पराया कर दिया होता है, एक तरफ जमीन है, इधर पानी है, इधर पानी है और इधर भी, इसलिए ये प्रायद्वीपीय पठार है। और ये दक्षिण में है, इसलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं दक्षिण का पठार भी बोलते हैं, साउथ प्लेटो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो प्लेटो एरिया है उसके बारे में आप लोग कुछ ऐसी बातें हैं जो पुराने वीडियो जिन्होंने देखे हैं वो बहुत शानदार तरीके से जानते होंगे। अब यदि आपने नहीं देखे हैं, पहली बार आप लोग जुड़े हैं और आपने पुराने वाले नहीं देखे, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार शुरुआत से जो है वो चीजों को देखें, जहां से मैंने भारत के निर्माण की कहानी पढ़ा रखी है वहां से आप इन चीजों को देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बहुत सारी बातें इसके बारे में जान पाओगे। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो सारी बातें आप जान पाओगे। एक कॉन्सेप्टली जीके के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है, तो आप इसके लिए वो चीज और देखें और उसके बाद में मैं आपको इसको कंटिन्यू कराऊं। जो भी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए उनके लिए तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भौतिक प्रदेश है इसमें काफी ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे। ये जहां इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से जुड़ा हुआ था, हमारा जो भाग था उस भाग से टूट करके, गोंडवाना लैंड का भाग टूट करके और फिर यहां अंगारा लैंड यूरेशिया जो प्लेट थी उससे आकर के ये टकराया था। इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर हिमालय बना और ये मैदान बना। ये इंडिया का सबसे न्यू फिजिकल रीजन जो है वो कौन सा है, ये द इंडो गंगेज जो प्लेन है, नॉर्थ का जो उत्तर का मैदान है, वो हमारा सबसे नया भौतिक प्रदेश है। लेकिन जैसा कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं देखने को मिला, इसलिए मैं इसके बारे में एक बड़ी बात बोल सकता हूं। और वो बात यह है कि ये जो भाग है, ये जो प्लेटो है, इसके बारे में कि ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट जो है वो भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। एक बात तो यहां से ये सामने निकल के आ रही है, उस कॉन्सेप्ट आपको मतलब पहले से दिमाग में होगी ये चीज कि हाँ सर ये हम पहले से ही जानते हैं, हम आपने खुद ने डिसाइड किया था जब हमने वो कॉन्सेप्ट देखा उस समय, तो आप ये चीज भी जानते हो। दूसरा, ये भारत के लगभग 48% जो भौतिक प्रदेश है उसको कवर करता है। 48 लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है उसको ये कवर करता है, यानी भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। 32,87,263 किलोमीटर जो हमारा टोटल एरिया है उसमें से 16 लाख ये कवर कर लेता है। सोचो तो मतलब 48% आधे के करीब है ये। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी यही है, बिगेस्ट फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया यही है। तो ये एक तो ओल्डेस्ट हो गया और एक जो है हमारा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो गया। इसके साथ में हम ये बात करें इसके बारे में, तो भाई साहब इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो थोड़ा सा मतलब हम समझ सकते हैं कि 900 से 1200 मीटर के आसपास है, मतलब 900 मीटर तक एवरेज इसकी हाइट मिलती है। और कई कई जगह से जहां पर ये सबसे ज्यादा हाई मिलता है, बाकी तो बहुत सारे नीचे अप एंड डाउन ये पूरा भाग है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो है इसमें पठार और एक है इस पठार के अंदर ही कुछ हमारी पहाड़ियां जो है वो भी पाई जाती हैं, कुछ पीक्स हैं, कुछ हाई भाग हैं वो भी पाए जाते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है वो भी आप एक बार देख लीजिए। पठार हम उसको बोलते हैं जिसकी 300, इसकी मतलब कई जगह ऐसा है 300 से इसकी हाइट स्टार्ट हो जाती है, 300 से लेकर के 900 तक ये ऊंचा मिलता है। यहाँ पर कई ये ऐसा कोई भाग होता है उसको तो हम बोलते हैं पठार। ऐसा इस तरह से भाग होता है, जमीन का ऊंचा भाग एकदम इस तरह से, तो उसको तो पठार बोलेंगे। लेकिन यदि इस पठार में कुछ ऐसा भी ऊंचा हुआ भाग है, इस तरह से एक हाई एरिया बन जाता है, ऐसे भाग के ऊपर कुछ इस तरह से ऊंचे भाग होते हैं इस तरह से, और ये जो उठे हुए भाग होते हैं इसको हम बोलते हैं पहाड़ियां बोलते हैं। पहाड़ियों के लिए कंडीशन ये है कि एक तो इस तरह से ऊपर का भाग होता है और इसमें जो स्लोप होता है, ये जो ढाल होता है वो कम से कम 50 डिग्री एंगल के हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें देखिए ये कोई एंगल नहीं है, इसका कोई स्लोप नहीं बन रहा, तो बिना स्लोप वाले होते हैं, या स्लोप भी होता है तो 50 डिग्री से यदि कम है तो वो हमारे पठार की श्रेणी में आ जाएगा, वो प्लेटो की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन यदि
उसकी 50 डिग्री से ऐसे ज्यादा उसका स्लोप है, तो फिर यहाँ पर वो पहाड़ियां बन जाएगी। इस पूरे भाग के अंदर पठार भी है और पहाड़ियां भी हैं। आपसे पूछा जाता है कौन कहां पर है, किसका भाग है, ये हमें पूछा जाता है, तो हम लोग इसको लेकर के पूरे तरीके से इसको कवर करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन तरह से ये पाई जाती हैं। आप बहुत सारा जो नॉलेज है ना वो यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। हमारे भारत के हिसाब से यदि हम देखें कि कौन कौन सी चीजें कहां पर है, तो वो भी आप लोगों को काम आएंगी। तो सुनो, देखो, सबसे पहले इस पठार के दो ऐसे उठे हुए भाग हैं जो इसके बॉर्डर का निर्माण करते हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाला भाग, यहां पर पैरेलल एकदम पठार बना हुआ है, और एक बना हुआ है इधर वाला पठार यहां पर। तो ये जो पठार है इसका, ये जो पहाड़ियां हैं, एक ऊंचा उठा हुआ भाग है ये यहां पर और इधर दोनों तरफ है। अब ये जो बनी हुई है, इनको देखिए क्या करते हैं, ये बनाते हैं, कुछ घाट का निर्माण करते हैं, घाट। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से इसको जाना जाता है। यदि हम यहां पर खड़े होकर के देखेंगे तो इधर का जो भाग है वो हमारे यहां पर कौन सा होगा, वेस्टर्न साइड होगा, पश्चिम की तरफ होगा, और इधर वाला जो होगा वो किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा, पूर्व की तरफ होगा। यहां से ये जो पहाड़ियां है, ये जो पहाड़ियां, ये पूरे के पूरे एक घाट का निर्माण करती है। जैसे आपने सुना होगा ना, घाट, धोबी का कुत्ता घाट का ना घर का, तो वो घाट का मतलब होता है पानी के किनारे के पास का एक ऊंचा भाग, पानी का किनारा और उसके ऊंचा भाग, ये घाट कहलाता है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया, एक पूरी पैरेलल पहाड़ियां। इनके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि इस घाट में क्या क्या है, किस तरह से है। फिलहाल इतना देख लेना आप इस मैप के हिसाब से कि देखिए ये जो घाट है वो एकदम सीधा चल रहा है, एकदम और सीधा चल रहा है, बीच में कहीं कट नहीं है। जबकि ये जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी जो घाट है, वो थोड़ा सा यहां चल रहा है, फिर यहां से कट है, फिर चल रहा है, फिर देखिए यहां से कट है, आपको दिख रहा होगा, फिर यहां थोड़ा सा चल रहा है। अब ये कट क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे साउथ इंडिया का जो स्लोप है, इसका जो ढाल है, वो भी पूछा जाता है आपसे कि इसका ढाल किधर है। तो इसका ढाल है इस तरफ है, ये यहां से यदि कोई पानी निकलेगा तो वो सीधा इस तरफ आएगा, यहां से निकलेगा तो इस तरफ आएगा। तो इसका स्लोप कुछ इस तरह से ये है। अब ये दिशा कौन सी है, हम इसको वेस्टर्न साइड भी बोलते, ईस्टर्न साइड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं। भाई ये इधर नॉर्थ वेस्ट से है, वो साउथ ईस्ट की ओर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो ये इधर स्लोप है। यहां से जो नदियां निकलती है इस तरफ आती है, यहां से निकलेगी वो इधर नहीं जाएगी, तो पूरा सफर तय करके इधर आएगी। रिवर जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां आपको मिलेंगी, और वो नदी जो इधर से आती है उसने इस घाट को क्या कर दिया, कट कर दिया बीच में कहीं से। तो इसको पानी क्रॉस करना ही था, पानी पार करना था, तो पानी पार करने के लिए इसने यहां से इनको जगह जगह से क्या कर रखा है, कट कर रखा है। इसलिए बीच में पैरेलल नहीं है, बीच में कट कट है। तो ये हम इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे, बड़ी चीजें हैं। इसके अलावा इसमें और भी कुछ पहाड़ियां हैं जो हमारे इस पठार का भाग है, उन पहाड़ियों के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या है। साउथ से नॉर्थ की ओर उनका क्रम जो है वो आपको याद रखना है, और बीच में नीचे की तरफ क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो हम इन सबकी शुरुआत करते हैं ढाल के साथ में, पश्चिम और पूर्वी घाट के साथ में, कि और कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग अगले एक मैप है इसका हम साथ लेते हैं। ये मैप आपको दिख रहा है, इस मैप के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जो देखनी है हमें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक पहाड़ी दिख रही है आपको, ये एक तो वेस्टर्न घाट हो गया इसमें, और ये जो है वो ईस्टर्न घाट हो गया, दोनों घाट इस तरफ है। अब इसमें इस पहाड़ के कुछ भाग और हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, एक तो ये वाला भाग है, एक ये यहाँ वाला भाग है, इधर भाग है और ये भाग है। ऐसे कुछ पहाड़ियां बनी हुई है एक पूरी श्रृंखला के अंदर, बीच में कट कट करके। इस पूरे भाग को, इस पूरी पठार को, ये जो पूरा ऊपर वाला भाग है, इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो है हमारा विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के नाम से जानते हैं, या फिर इसको विंध्याचल पर्वत भी बोलते हैं। वैसे मोस्टली विंध्याचल पर्वत इसका पार्ट है, इसको विंध्य पर्वत ही बोलते हैं, जो सबसे हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर है ये। इस विंध्य पर्वत के भी कुछ पहाड़ियां हैं जो इसका भाग है। इस पहाड़ियों में कौन कौन सा है, सबसे पहले हम इसको यहाँ इस तरफ चलेंगे हम लोग, तो गुजरात से शुरू होता है ये। गुजरात में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जोबट पर्वत। जोबट पर्वत के बाद में है अपना विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत इसके बाद में है, इसलिए इसको विंध्य ना बोल करके विंध्याचल भी, लेकिन ध्यान रखना आपको विंध्याचल बोलना है पूरा यहां से लेकर के यहां तक को, और इसके भागों के अंदर एक भाग है विंध्याचल पर्वत। तो ये जोबट पर्वत किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत का। विंध्याचल किसका भाग है, विंध्य का। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक पहाड़ आता है जिसका नाम है भांडेर का पठार, और इस भांडेर के पठार जो है इसके अंदर ही एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कालूनर चोटी, ये कालूनर चोटी। तो ये कालूनर जो है वो नीचे भी लिख रखा होगा, यहाँ पर ये भी है। ये इस विंध्य पर्वत की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जो इस प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। ये गुजरात से लेकर के एमपी के बाद में ये थोड़ा सा जाकर के ये जो है वो बिहार में, बिहार के अंदर एक जगह है, और वो जो जगह है वहां पर पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। पारसनाथ की पहाड़ियां जहां पर है वो जगह एक सासाराम,
और सासाराम बहुत फेमस जगह है, आपने नाम सुना होगा कई बार। ये बिहार में है और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा जो एक राजा था जिसने हुमायूं को भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। हुमायूं के बाद कुछ समय के लिए 15 वर्ष के लिए उसका वंश आ गया था और वो खुद 5 साल के लिए शासन करके गया था। उस राजा का नाम है शेर शाह सूरी। और ये जो शेर शाह सूरी है, जो सूरी डायनेस्टी का रूलर है, इसका मकबरा जब ये मरा था, मरने के बाद में जो टॉम बनाया जाता है, मकबरा बनाया जाता है, वो बना हुआ है सासाराम बिहार में, पारसनाथ की पहाड़ी। वहां से इन विंध्य पर्वत की शुरुआत होती है। ये वहां बिहार से चलता हुआ एमपी आता हुआ, महाराष्ट्र का कुछ भाग कवर करता हुआ और ये गुजरात में आकर के जोबट पर्वत पे आके खत्म होता है। तो ऐसा करते हुए इस पठार का ये भाग था विंध्य पर्वत। तो एक तो भाग हो गया इसका ये बड़ा। फिर हम बात करते हैं दूसरे भाग का, तो इसी का भाग है एक और जिसका नाम है अरावली। अरावली भी इसी का भाग है। समझ रहे हो? आप इसको समझते रहिए, इसको अलग अलग तरीके से नोट बनाते रहिए। जो मैंने उधर बात बताई थी वो भी थोड़ा सा उसको नोट कर लेना, यहां पर इन चीजों को भी नोट कर लेना। और इससे बेहतरीन चीजें जब आप नहीं कर पाओगे, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं उसकी एक पीडीएफ भी है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लिंक है उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको एकदम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड जो नोट्स हैं, वो सारी चीजें इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखी हुई हैं, वो सारी उधर से मिल जाएंगी। तो आप लोग उनको भी बेहतरीन तरीके से इनको देखते रहना। और फिर उसके बाद आती है अपनी अरावली की पहाड़ियां। अरावली पर्वत जो है वो उससे ऊपर आता है। अब अरावली कौन सी है, मतलब इसका पार्ट है ये। जितने भी मैं आपको बता रहा हूं वो सारी बातें किसका भाग हैं, वो सारी दक्षिण के पठार का भाग है। साउथ प्लेटो जो है वो उसका भाग है। सारी चीजें जो भी बातें बताई जा रही है वो, तो इसी में अरावली की कुछ खास बातें देख लो। अरावली में क्या क्या खास बातें। अरावली की शुरुआत होती है यहां गुजरात से। गुजरात के अंदर जो है वो शुरू होकर के, और ये यहाँ अपने जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर एक पहाड़ी है जहां पर, जिसको हम बोलते हैं रायसीन की पहाड़ियां। ये रायसीन जो पहाड़ी है, वहां पर हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, इन राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है, वहां तक ये पहाड़ियां फैली हुई है अरावली। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर एरिया के अंदर ये जो पहाड़ियां हैं वो फैली हुई हैं। तो उनको लेकर के भी थोड़ा सा आपको तरीके से चीजों को ध्यान रखना है कि ये कैसे किस तरह से ये चीजें फैली हुई थी। तो वहां 692 किलोमीटर का जो एरिया, उसमें सबसे ज्यादा ये जो फैली हुई है वो राजस्थान में है। आपको ज्यादातर चीजों को समझने के लिए मैप बिल्कुल तरीके से याद होना चाहिए। मैप की जो हमारे इंडिया की सारे स्टेट हैं, उन स्टेट की जो लोकेशन है वो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ये सब हमारे करने के काम होते हैं, छोटे छोटे काम हमें करने होते हैं, तब जाकर के हम बहुत पूरी तरीके से बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी लाइन है भाई, इधर स्टेट नहीं दी हुई, लेकिन जिसको भी स्टेट की लोकेशन पता है, इंडिया की स्टेट कहां कौन सा है, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा तरीके से कवर कर पा रहा होगा। यदि लाइन भी चल रही तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर ये स्टेट है, इसके बाद ये वाला आएगा, इसमें इन जगहों पर ये चीजें फैली हुई है। मैं यदि कोई भी चीज लिख रहा हूं तो वो आपको उसको तरीके से समझ पाएगा कि सर यहाँ लिख रहे हैं मैप में, तो यहाँ पर लोकेशन किस स्टेट की आती है। तो इसलिए आप लोगों को यदि नहीं याद है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके, मुझे उम्मीद है जो पढ़ रहा है कम से कम, जिसने 12वीं पास की, उसको कम से कम इंडिया के 15-16 स्टेट तो वैसे भी याद रहते हैं। अब जो छोटे मोटे स्टेट हैं और जो याद नहीं है उनको एक बार और देखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके और सारे मैप के जितने भी स्टेट हैं उनकी लोकेशन आप लोग बहुत शानदार तरीके से इनको कवर कर सकते हैं। अब आप जब अरावली की बात करते हैं तो ये कौन कौन से स्टेट में है, तो ये मैंने बता दिया, ये यहाँ पर फैली हुई है। अब इधर कौन कौन से स्टेट आएंगे तो आप पहचान जाओगे। गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात के बाद में राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा भाग है इसका, लगभग 550 किलोमीटर जो ये इसकी एक्सटेंस है, इसकी जो लंबाई है वो अकेले राजस्थान के अंदर है। उसके बाद ये उधर हरियाणा जाकर के और उधर रायसेन की पहाड़ियां, मतलब दिल्ली तक ये फैली हुई है। तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी भाई किस तरह से फैली हुई है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट आबू। ये माउंट आबू के अंदर जो अपना ये राजसमंद के अंदर माउंट आबू पड़ता है, माउंट आबू के अंदर चोटी है, चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो ये जो गुरु जी का शिखर जो है, ये गुरु शिखर है, गुरु जी का सिर है, वो सबसे ऊंचा रखते हैं राजस्थान वाले। तो यहाँ पर गुरु शिखर राजस्थान की, या फिर हम कह सकते हैं कि अरावली की, दोनों की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर कहते हैं कुछ मंदिर वगैरह भी बना हुआ ऊपर, यदि उसकी भी हाइट यदि इंक्लूड कर ली जाती है तो यहाँ पर 1727 मीटर इसकी हाइट आती है। तो ये अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर इसको भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करके साथ लेके चलें इसको। और अरावली के बारे में ये सारी बातें, एक बात मैं आपको बता चुका हूं अरावली के बारे में कि ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है।
इसके पीछे रीजन क्या था वो मैं आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो था उसमें बता चुका हूं। आप लोग वो देखने के बाद ही आए होंगे, पक्की बात है। जो बाद में जुड़े हैं वो लोग उसको पहले देख करके फिर आए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारा जो भारत का निर्माण हो रहा था उसके अंदर ये अरावली पहले से बनी हुई थी। और भारत की नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। सबसे नई भी हमारे पास है हिमालय के रूप में, सबसे पुरानी भी हमारे पास है अरावली के रूप में। ऐसे करते हुए ये अरावली की बातें थी। उसके बाद ये अरावली हो गई, ये विंध्य पर्वत हो गया। उसके बाद एक और पहाड़ी आती है, ये यहाँ पर, ये इस जगह पर पहाड़ी आ रही है, आपको इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर उस पहाड़ी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़े तो पता चलता है कि इसके नीचे एक और पहाड़ियां चल रही है। और ये पहाड़ियां जो है वो अमरकंटक, एमपी और छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है वहां पर अमरकंटक की पहाड़ियां बनी हुई है। अमरकंटक का एक बहुत बड़ा एरिया है। उस अमरकंटक के अंदर ही मेकाल पर्वत है। इस मेकाल पर्वत से, इसमें दिख रहा नहीं हो तो दोबारा से देख लेना आप, इस मेकाल पर्वत से शुरू होकर के और ये ऐसे चलते हुए यहाँ पर इसके बिल्कुल एकदम पैरेलल चलते हुए यहाँ गिर, गुजरात के अंदर एक पहाड़ी है गिर, वो भी इसी का भाग मानी जाती है, वो पहाड़ी है इसके बाद। और ये जो मैंने लाइन खींची है उस पहाड़ी का जो नाम है वो आपको याद रखना है, उसे हम बोलते हैं सतपुड़ा। तो इस सतपुड़े को याद रखना है, सतपुड़ा का पठार। अब सतपुड़ा का पठार के बारे में खास बातें क्या क्या है? सतपुड़ा के पठार के बारे में खास बात यह है कि सतपुड़ा खुद भी एक पठार है। सतपुड़ा के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी है इसकी, और उस चोटी का नाम है धूपगढ़। और धूपगढ़ जो है वो साउथ, ये मिडिल एशिया, जो मध्य एशिया है, उस मध्य एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है ये। और ये इस सतपुड़ा के भाग के अंदर भाग है, मतलब सतपुड़ा में भी एक सतपुड़ा की पठार पहाड़ियां हैं, उनके नाम से पूरा के पूरी ये जो पूरी रेंज है उस पूरी रेंज का नाम पड़ा हुआ है। और उस रेंज के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो ये एक बहुत ही गजब तरीके से इसी की भाग है धूपगढ़, और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटियों के अंदर आता है ये। उसके बाद थोड़ा सा हम जैसे ही आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक राजपीपला पहाड़ियां भी मिलती है, और राजपीपला पहाड़ियां जो है वो भी किसका भाग है? ये भी एक सतपुड़ा का ही भाग है। फिर हम जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे, मैंने बता दिया आपको कि ये शुरुआत कहां से होता है, मेकाल पर्वत से होता है। अमरकंटक, अमरकंटक एक ऐसी जगह जहां एक जगह से तीन नदियां अलग अलग दिशाओं में निकल करके जाती हैं। सोन नदी का उद्गम जो है वो यहां से ही हो रहा है, ऊपर की ओर जा रही है। तो मतलब ये नदियां पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा सा और तरीके से देखेंगे। तो अमरकंटक के पहाड़ से लेकर के यहां तक है। अब क्रम के हिसाब से हम देखें, साउथ प्लेटो के हिसाब से, तो सबसे पहले अरावली आ गई, उसके बाद में अपना ये विंध्य पर्वत आ गया, फिर सतपुड़ा आ गया। अब इन दोनों के बीच में भी एक नदी है। किस किस के बीच में? ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में यहां पर एक नदी बहती है। उस नदी के बारे में भी आपको थोड़ी सी चीजों को याद रखना है। इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसे हम लोग नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा नदी इसके बीच में बहती है। और इस सतपुड़ा के नीचे एक नदी बहती है, एक नदी सतपुड़ा के नीचे बिल्कुल यहाँ पर, उस नदी को हम लोग बोलते हैं तापी या ताप्ती नदी। तो यहाँ दो नदियां हमारे सामने आई। एक नदी तो कौन सी? एक नदी तो आई अपने सामने नर्मदा, और दूसरी जो नदी आई है वो कौन सी? वो आई है ताप्ती। तो ये दो नदियां, एक तो विंध्य पर्वत के साउथ में और दूसरी जो है वो सतपुड़ा के साउथ में। इसका मतलब सतपुड़ा के साउथ में है तो नर्मदा नदी सतपुड़ा की किस साइड में है? उसके नॉर्थ में है। इसका मतलब सतपुड़ा जो पठार है वो कौन दो नदियों के बीच में है? तो एक नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों नदियों के बीच में ये पठार है। ये जो मतलब कि बहुत शानदार तरीके से, अब देखिए दोनों के बीच में होने का क्या नुकसान हुआ इसको? नुकसान ये हुआ कि जब कभी भी कोई पहाड़ी या फिर कोई भी मतलब ऐसे कोई पठार होता है तो उस पठार के दोनों ओर यदि कोई नदियां निकल रही हैं तो नदियां क्या करती है, जैसे यहां से कोई नदी निकली, ये नदी इसको काट देती, इसको ब्लॉक कर देती, इसको कम से कम आगे नहीं बढ़ने देती, इसको काट के एकदम सीधा खड़ा कर देती है। यदि यहां से कोई नदी निकली तो वो भी इसको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसा पठार एकदम सीधा बेचारा खड़ा हो जाता है, दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाता है। ऐसा जो पठार होता है उसको हम लोग ब्लॉक पर्वत कहा करते हैं, ब्लॉक पर्वत। अब आप देखेंगे इंडिया के मैप के अंदर, थोड़ा सा मैं इंडिया के मैप में आपको बताऊं तो हम इंडिया के मैप में देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर की ओर बिहार का जो सासाराम है वहां से लेकर के इस तरह से एक रेंज पूरी की पूरी बनी हुई है। इस रेंज को हम किस नाम से जानते हैं? इस रेंज को हम जानते हैं विंध्य पर्वत के नाम से जानते हैं। उसके बाद उसके साउथ में एक नदी है, और जो साउथ में नदी है उस नदी का भी आपको तरीके से याद रखना है कि उसका क्या नाम है। तो उसके साउथ में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है, अमरकंटक से निकल करके आ रही है, नर्मदा नदी। तो ये जो नर्मदा थी वो नर्मदा रिवर इसके साउथ में बह रही है। उस नर्मदा के बाद एक और जो है वो यहाँ पर पठार देखने को मिला हमें, मेकाल पर्वत से शुरू होकर के, और फिर ये शुरू हुआ और उसके बाद ये आगे चला। तो उस पठार का नाम क्या है? उस पठार का नाम है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा का पठार आ गया। उसके बाद में नर्मदा के बाद सतपुड़ा का पठार आ गया।
और सतपुड़ा पठार के साउथ में एक और नदी बहती है फिर, और उस नदी का भी आपको तरीके से नाम याद रखना है। वो नदी कौन सी है, तो यहाँ पर एक और नदी इसके साउथ में है और वो नदी यहाँ से बहती हुई इस तरह से चली जाती है, उसका नाम है ताप्ती नदी या तापी नदी। तो ये देखिए, ये दोनों जो नदियां हैं नर्मदा और तापी, इन दोनों के बीच में बेचारा ये फंस गया है। कौन फंस गया, यहाँ पर ये अपना जो सतपुड़ा का पठार था ये फंस गया, और फंसा बेचारा इतना बुरे से कि दोनों तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया गया। इसलिए इंडिया के सबसे बड़े जो ब्लॉक पर्वत है, उन ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण के अंदर ये सतपुड़ा भी आ जाता है। इधर से नर्मदा ने ब्लॉक कर दिया, इधर से। और अब इसके बारे में कई बार ऐसा भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि नॉर्थ से साउथ तक इनका क्रम बताइए कि नॉर्थ में कौन है। एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि नॉर्थ से साउथ तक इनका सही क्रम सेट करके बताइए। 4 नाम आपके सामने होंगे, विंध्य होगा, सतपुड़ा होगा, नर्मदा होगी, तापी होगी। तो आप इसके हिसाब से देखना, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा विंध्य पर्वत। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगी, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी आ गई। उसके बाद में कौन आएगा, तीसरे नंबर पर सतपुड़ा। साउथ से यदि हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर तो। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन आएंगे, ताप्ती। यदि हम साउथ से ऊपर की ओर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, पहले पे आ जाएगी, फिर दूसरे पे ये, तीसरे, चौथे, ऐसे करके इनका क्रम याद रखना है। और ये अपना अरावली यहाँ पर जो है वो अरावली बनी हुई है, तो ये अरावली पर्वतमाला है जो बहुत शानदार है। कहते हैं एक बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ पर जो विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत हमारे भारत का जो जल है, जल विभाजन का कार्य करता है। नॉर्थ का जल नॉर्थ में, और ये जो साउथ का है वो साउथ में। तो एक वाटर डिवाइडिंग जो लाइन है उसका काम करते हैं। वैसे दोनों ही करते हैं। हम जब नदियां पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे भारत के अंदर ये अरावली भी, ये भी और ये भी, ऐसे करके यहाँ पर एक जल विभाजन का काम करती है, एक नदियों का पानी को बांटने का काम करती है पहाड़ियां। चलिए, ये हो गई अपनी ये बातें। अब आ जाते हैं हम इसके बारे में। ये हमारी जो कौन सा घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। ये जो वेस्टर्न घाट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है। तो देखिए, इसके बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें आप लोग अगली हेडिंग बना लीजिए वेस्टर्न घाट की, और इसमें लिखना शुरू किए इसमें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे बड़ी बातें तो यहाँ पर इसके अंदर महाराष्ट्र में कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों का नाम है सिहाद्री। तो उन पहाड़ियों की वजह से इस वेस्टर्न घाट को और किस नाम से जाना जाता है, उसे हम सिहाद्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सिहाद्री की पहाड़ियां, इस वजह से पश्चिमी घाट को पूरे को इस नाम से जाना गया। साथ में एक बड़ी बात और हुई, दुनिया के अंदर क्या है, दुनिया में यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत कुछ हॉट स्पॉट जगह फिक्स की गई थी, जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता है। और जैव विविधता के हिसाब से जो है वो सबसे भयंकर वाले, जहां पर अलग अलग तरीके के जो जीव पाए जाते हैं, उसके आधार पर जो है वो ये हॉट स्पॉट एरिया फिक्स किए गए थे। उसमें भारत के अंदर 4 ऐसे एरिया आते हैं जो हॉट स्पॉट एरिया में आते हैं, भारत के 4। उसमें से 2 क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीटली इंडिया में है, और 2 हम दूसरे देशों के साथ में शेयर करते हैं। जैसे एक एरिया है इंडो ब्रह्मा, यहाँ इंडिया का और ब्रह्मा का एरिया है जो एक हॉट स्पॉट एरिया के अंदर आता है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला, जो एक जैव विविधता वाला जो है वो एरिया है। इसके अलावा एक सुंडा क्षेत्र है जो इंडोनेशिया और भारत के अंदर आता है, द्वीपों के ऊपर है सुंडा का एरिया। तो वो भी एक पूरा यूनेस्को के द्वारा जो पूरी दुनिया में, अब ऐसा नहीं कि कोई एक देश फिक्स कर लिया, इसमें कहीं पर भी धरती पे जहां पर भी कोई जैव विविधता वाला एरिया दिखा उसको स्पॉट फिक्स कर देते हैं। अब ये चाहे एक देश में, 2 में, 5 में, कितने में भी है, ऐसा पूरी दुनिया में चलाया जा रहा प्रोग्राम है। उसमें 2 तो हमने शेयर किया। अब 2 क्या है हमारे पास है पूरी तरीके से, एक तो है ये हिमालय, जो हमारा पूर्वी हिमालय वो है इसमें, और एक है वेस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट की एक बड़ी बात कि ये एक हॉट स्पॉट एरिया, जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट एरिया, उसके अंदर शामिल किया गया है। बहुत बड़ी बात है इसके बारे में, और यहां पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, इसकी वजह से इसको जो है वो इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें भी देखिए, ये घाट है पूरी तरीके से पैरेलल काम करता है। एक तरह से यहां से कोई पानी की नदी निकलेगी तो इस तरफ उसको नहीं आने देता, बीच में कट नहीं है। अब इसमें भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। क्या बातें हैं, इसके अंदर कुछ साउथ में कुछ पहाड़ियां बनी हुई जो इसी का भाग है, इसी का पार्ट है। यदि हम उस पहाड़ियों के बारे में जाने तो देखिए, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां बनी हुई, जैसे इस वेस्टर्न घाट का भाग है जो तमिलनाडु और केरल राज्य में फैली हुई है। अब इसमें देखिए मैप है आपके सामने, लेकिन स्टेट नहीं है। आप सोचो, मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको कि आप स्टेट याद करते हैं, सारी स्टेट की लोकेशन याद रहती है, तो आपको कितना बड़ा फायदा रहता है। इसलिए चीजें याद है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए याद कर लो आप कैसे। और यहाँ पर एक पहाड़ियां बनी हुई है जो इसी का भाग है, और उस पहाड़ी को हम जिस नाम से जानते हैं वो पहाड़ी है अपनी अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई। और ये जो अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं
उन अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर एक भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उस ऊंची चोटी का नाम क्या है वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वो चोटी कौन सी है, किस तरह से उसको किस नाम से जाना जाता है, वो भी थोड़ा सा आप इसको तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए अन्नामलाई, ज्यादा मोटा हो गया ये, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर दक्षिण साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है अन्नाईमुड़ी, हाथी की गर्दन, समझ रहे हो, अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी जो इसी के अंदर है, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, जो केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका मतलब वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, अन्नाईमुड़ी, समझ रहे हो, मतलब 1700 और ये 1597 मीटर की ये ऊंची चोटी है जो साउथ इंडिया की भी, और यहां पर जो ये वेस्टर्न घाट है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम जैसे थोड़ा सा और साउथ में जाएंगे हमें एक और पहाड़ी मिलती है, और ये जो पहाड़ियां हैं इनको हम बोलते हैं पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ी। अब ये पहाड़ियां भी कौन कौन से स्टेट में फैली हैं, तो आप देख रहे होंगे ये भी तमिलनाडु और केरल के अंदर है। उसके बाद हम और साउथ में जाते हैं तो हमें एक और पहाड़ी मिलती है, और ये जो पहाड़ी है इसे हम बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। इलायची, इलायची बहुत फेमस है इसलिए इलायची के नाम से ही इसका नाम पड़ा है। इलायची को हम जानते हैं अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इलायची को हम कार्डेमम की पहाड़ियां बोलते हैं, कार्डेमम। तो कार्डेमम बोल दो या फिर इलायची की पहाड़ियां बोल दो, एक ही बात है। कहीं आप ये मत समझ लेना कि सर आपने इलायची बताई थी और इधर तो कार्डेमम आ गए। अब ये क्यों खास है सुनो, साउथ इंडिया में इस इलायची की पहाड़ियों के बाद में कोई पहाड़ियां नहीं है। इसका मतलब भारत की दक्षिण में सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ियां उसके बाद सब खत्म हो जाता है, उसके बाद सब खत्म कहां से होगा, पानी आ जाता है इसलिए खत्म हो जाता है। तो यहां पर इलायची जो है वो पहाड़ियां सबसे है, उसके बाद में कोई पहाड़ी नहीं है। तो ये सब किसका भाग है, ये वेस्टर्न घाट का भाग है। ऐसे करते हुए वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा याद रखना। एक अक्षांश रेखाओं की हम जब बात करेंगे तो लेटीट्यूड लाइन है, उसमें 14 नंबर की लाइन है जो इसको दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण के तौर पे, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के तौर पर इसको देखा गया। उसके बाद आता है अपना ये वाला घाट, ये वाला घाट आ गया, कौन सा, ये वाला घाट अपना वेस्टर्न, ये ईस्टर्न घाट आ गया, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट के बारे में यदि हम बात करें तो इससे पहले देखिए इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी बनी हुई है, उसके बारे में देखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। अब वो पहाड़ी कौन सी यहां पर बनी हुई है, वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये लगभग उसकी बॉर्डर पे बनी हुई है। उन पहाड़ियों का नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी जो पहाड़ियां उसके बारे में बहुत तगड़ी बात आपको मैं आपको बताऊं तो ये बड़ी बात ये है कि नीलगिरी की पहाड़ियां ना तो वेस्टर्न घाट का भाग हैं और ना ही ईस्टर्न घाट का भाग है, पूर्वी पश्चिमी दोनों का भाग नहीं है। दोनों के बीच में एक भौगोलिक संधि, एक भौगोलिक ग्रंथि का निर्माण करती है, दोनों को अलग करती है, सेपरेट करती है। अब सेपरेट भी कर सकती है, जोड़ती भी है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अलग कर रही है वो जोड़ भी रही है। तो ऐसे में दोनों के बीच के अंदर है ये नीलगिरी। हमारे यहाँ एक जैव विविधता जो क्षेत्र है, बायो डाइवर्सिटी को लेकर के जो एक रिजर्व एरिया है वो भी है नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां एकदम सेपरेट है, और इस नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर ही एक चोटी है जिसे हम बोलते हैं दोडा बेडा, और ये साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है जो इसी पहाड़ियों के अंदर है। हाईएस्ट पीक हमें पता चल गई अन्नाईमुड़ी, अब सेकंड वाली भी पता चल लेना कि नीलगिरी में है, ना तो ये इसका भाग है ना इसका भाग है। उसके बाद अपना कौन सा घाट आता है, उसके बाद आता है अपना पूर्वी घाट, जो कट है, अप एंड डाउन है, किसके द्वारा बनाया गया, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा बनाया गया। डेल्टा जो है वो इसके बीच में है, इस वजह से ये लोग कट कट है बीच बीच के अंदर, जो कि मैं इस वीडियो में आपको पहले से बता चुका हूं। और इसके बारे में क्या बात करें हम, इसके बारे में हम बात करते हैं तो देखो पता चलता है कि यहाँ पर एक चोटी है इसकी जिसका नाम है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी के बारे में माना जाता है कि ये इसकी सबसे ऊंची चोटियों के अंदर ये शामिल की गई है। और उसके बाद इसमें कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पर अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, है ना, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उधर नल्लामलाई की पहाड़ियां भी है, पालकोंडा भी है इसके अंदर, इधर जो है इधर इसकी कुछ और भी नाम है, जैसे पालकोंडा, पालकोंडा की जो पहाड़ियां हैं वो भी इस पूर्वी घाट का ही भाग है। पालकोंडा के अलावा इसी की भाग है जावेदी, जावेदी की पहाड़ियां भी इसी की हैं। इसके अलावा शिवराय की जो पहाड़ियां हैं, शिवराय, शिवराय की पहाड़ियां भी इसी का भाग हैं। तो ये कुछ पहाड़ियों का नाम और आप नोट कर लेना कि ये भी इसी जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट सॉरी है ना, ईस्टर्न घाट है, इसका भाग है ये। और इसके बाद देखिए ये पहाड़ियां खत्म हुई, और उसके बाद में ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न भाग खत्म होने के बाद कुछ और भी यहाँ पर एरिया है जो इसी साउथ प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो का भाग है। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा नॉलेज और लेते हैं कि वहां पर कौन कौन कहाँ क्या है, वो चीज भी थोड़ा सा देखते हैं। तो ये तो हम सारी चीजें जान चुके हैं, ये बिहार सासाराम, जहाँ आसाराम, ये मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, अपना
मकबरा बना हुआ है, शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। अब इसी तरफ कुछ नई चीजें और है, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहां क्या क्या चीजें हैं और उनको किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो भी देखें। तो देखिए इसमें कुछ चीजें अब और देखें तो यहाँ अपना जो बिहार का एरिया है, उस बिहार के एरिया में कुछ पठार और भी हैं। ये तो थी सारी पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के अलावा कुछ पहाड़ियां और कुछ पठार और भी हैं जो इन साउथ के अलावा इस तरफ पाई जाती हैं। अब यहाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं वो देखेंगे हम। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बिहार का एरिया है और बिहार के अंदर जो कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों के अंदर हम लोग जब बात करें तो बिहार और छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ पठार पाया जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा सा पठार है। इस पठार को हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये नाम आपने सुना होगा पक्का, छोटा नागपुर। तो ये छोटा नागपुर का जो प्लेटो है, ये पठार है, ये भी हमारे दक्षिण के पठार का ही भाग है और ये मोस्टली बिहार और जो झारखंड है उसके अंदर फैला हुआ है, क्योंकि झारखंड कभी बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, उसके अंदर फैला हुआ है। और एक नदी है यहाँ पर, उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ये स्वर्ण रेखा जो नदी है वो इस पठार को क्या करती है, दो भागों में सेपरेट करती है, दो भागों में इसको अलग अलग तरीके से बांटती है। और इसके अंदर इसका कुछ नाम और है इससे, जैसे ऊपर वाला पठार है इसके स्वर्ण रेखा से जो नॉर्थ की ओर होगा उसको हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग, जो कि मोस्टली बिहार के इस एरिया के अंदर पड़ता है। और इससे साउथ का स्वर्ण रेखा के जो साउथ है उसको हम जो बोलते हैं वो झारखंड की कैपिटल है रांची, और रांची के नाम से इसको बोलते हैं रांची का पठार, रांची के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी। अब छोटा नागपुर का पठार के बारे में और क्या फैक्ट है, तो देखिए सबसे ज्यादा खनिज जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा खनिज पाए जाने की वजह से इसको दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट खनिज पाए जाने वाला जो एक एरिया था, एक जो भाग था जिसको हम लोग रूहर बोलते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा यहां पाए जाते हैं जर्मनी के अंदर। तो यहां सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, इस वजह से इसकी तुलना की जाती है, इसका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे हम भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं उसी तरीके से खनिज भारत में यहाँ पर पाए जाते हैं छोटे नागपुर में, और विश्व में पाए जाते हैं रूहर में। इसलिए भारत का जो रूहर है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है अपने छोटा नागपुर के पठार को। तो छोटा नागपुर के पठार की ये भी एक बड़ी बात, एक बड़ी जानकारी जो आपके लिए याद रखनी है। और उस छोटा नागपुर के पठार के बाद यहाँ पर अपना आता है मेघालय, और मेघालय के अंदर भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। वो कुछ हिमालय के भाग भी बताते हैं इसको, कुछ दक्षिण के पठार का भाग बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पठार ही है वो भी, और उस पठार में कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। वो कौन सी है, देखिए मेघालय के अंदर यहाँ कुछ पहाड़ियां बनी हुई है, और वो जो पहाड़ियां बनी हुई हैं उसका नाम आपको थोड़ा सा याद रखनी है। जैसे एक पहाड़ी है जिसका नाम है गोरो, एक पहाड़ी है जिसका नाम है खांसी, और एक पहाड़ी है जिसका नाम है जयंती, जयंती, ऐसे करके तीन पहाड़ियां बनी हुई है तीनों। अब तीनों जो पहाड़ियां बनी हुई है, मैंने आपको बताया था कि एक पठारी जो भाग होता है, उस पठारी भाग के अंदर यदि हम कोई पहाड़ियां बनाए, जैसे पठार था जिसका कोई स्लोप नहीं था, 50 डिग्री एंगल से कम स्लोप बनाती थी, उसमें ये पहाड़ियां बनी हुई है, गोरो बनी हुई है, खांसी बनी हुई है, जयंतियां बनी हुई है। अब यहां पर क्या होता है कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि ये किस पठार का भाग है तीनों पहाड़ियां, तो ये मेघालय में है, और मेघालय की जो कैपिटल है उसका नाम है शिलोंग। तो ये शिलोंग के अंदर में होने की वजह से इसको कहा जाता है शिलोंग का पठार कहा जाता है। तो ये शिलोंग के पठार के भाग है। इसका मतलब शिलोंग का पठार जो है वो कौन सी स्टेट में है, इसका मतलब ये मेघालय के अंदर है। और मेघालय के अंदर ही कौन सी पहाड़ियां हैं, ये तीनों पहाड़ियां हैं। अब तीनों पहाड़ियां नेचुरल तरीके से वास्तव में ऐसी जगह फिट हुई कि यहां हमारा जो मानसून आया बंगाल की खाड़ी से उठ करके, तो ये मानसून जा रहा था, इधर निकल के जा रहा था, यहाँ आगे जाते गोरू पहाड़ियां मिल गई, भाई किधर जा रहा है नहीं जाने देंगे, पहाड़ियां जो होती हैं उनसे टकरा करके बारिश बहुत ज्यादा होती है, उनने नहीं जाने दिया। बादल बोले हम इधर से निकल जाएंगे, भाई उधर जाते कौन मिल गई, उधर दूसरी पहाड़ियां मिल गई, खांसी मिल गई, बोले भाई नहीं जाने दूंगी, बरस के जाना पड़ेगा। वो देखा थोड़ा साइड में से निकल जाते हैं, उधर जाते कौन सी मिल गई, जयंती मिल गई, बरस के जाना पड़ेगा। अब भाई साहब बादल इतने तगड़े बरसे उधर कि बरस बरस करके खूब बरसात कर दी, इतनी बरसात कर दी कि दुनिया में ऐसे सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान जो मिले वो इन तीनों पहाड़ियों के बीच में ही, मेघालय के पठार के अंदर ही मिलते हैं। आप जान गए होंगे वो पहाड़, वो जगह कौन सी है, तो वो है, एक तो है चेरापूंजी और एक है मौसिनराम। तो ये मौसिनराम और चेरापूंजी जो है वो दोनों मेघालय के अंदर है, और दोनों जगह जो है वो विश्व की हाईएस्ट रेनफॉल वाली जगह हैं, जो इन पहाड़ियों की वजह से ऐसा हो पाया। तो यहाँ पर एक बहुत ही गजब तरीके से इन पहाड़ियों की लोकेशन जो है वो देखने को मिली, गोरो खांसी जयंती की। ये बे ऑफ बंगाल से पहाड़ी वो बादल निकल के जा रहे थे और इधर से टकरा टकरा करके खूब तरीके से बरसे। तो ये
बरस बरस करके काफी सारे सावणी हरा भरा रहता है हर बार यहाँ पर। तो ये पहाड़ियां ही इसका भाग है, तो ये इस तरह से इनका भी आपको बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखना है। ये सब करते हुए हमारे पठार के ये सारे भाग थे जिनके बारे में हमने सारी बातें देखी हैं। अब अगले भौतिक प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।